So welcome back again in the series of two port theories lecture. आज हम लोग ये न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आपको टास्क भी दिया हुआ था फर्स्ट क्लास में। तो इस न्यूमेरिकल में ये इम्पोर्टेंट है कि आपको y और z पैरामीटर निकालना है, ठीक है। और जब आप y और z पैरामीटर निकालने की कोशिश करते हैं तो मैंने इंटर रिलेशनशिप तो आपको बता ही दिया है कि y और z का क्या इंटर रिलेशनशिप है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा है वो टी और पाई नेटवर्क के बीच में, ठीक। तो इस नेटवर्क को देखने से सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप नेटवर्क देखिए, सबसे पहले तो करंट और वोल्टेज असाइन कर लीजिए और करंट वोल्टेज असाइन करने के बाद ये चेक कीजिए कि इसको केवीएल से सॉल्व करना इजी रहेगा या फिर केसीएल से सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग करंट और वोल्टेज असाइन कर लेते हैं। ये V1 है, ये V2 है। यहाँ से मुझे I1 मिल रहा है और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, I2। अब इस नेटवर्क को ध्यान से देखने से ये समझ में आता है कि अगर मैं इसमें केवीएल एनालिसिस लगाने की कोशिश, मैश एनालिसिस लगाने की कोशिश करूं तो कितने लूप हमको यहाँ पे, कितने मैश हमको यहाँ पे दिखते हैं। तो पहला मैश मुझे यहाँ पे दिखता है, ये मेरा पहला मैश है। दूसरा मैश मुझे यहाँ पे दिखता है और तीसरा मैश मुझे यहाँ पे दिखता है। 3 मैशेस दिखते हैं अगर मैं केवीएल से एनालिसिस करने की कोशिश करूँ। अगर मैं नोडल एनालिसिस करने की कोशिश करूँ, केसीएल अप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो एक नोड मुझे यहाँ पे मिलता है, दूसरा नोड मुझे यहाँ पे मिलता है और तीसरा नोड मुझे यहाँ पे मिलता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ नोड जो है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ लूप के। सो वेदर यू सॉल्व फ्रॉम केवीएल और यू अप्लाई द केसीएल, यू विल गेट द सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड यू हैव टू इंटररिलेट दीस इक्वेशंस टू गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो क्या हम इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। ये जो नेटवर्क है ये आपको एक टी टाइप का नेटवर्क दिख रहा है। ये 1 ओम और ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कैसा नेटवर्क बना रहे हैं? टी टाइप का नेटवर्क बना रहे हैं। वैसे ही ये 1 ओम, 2 ओम और ये हाफ ओम, इस नेटवर्क को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कैसा नेटवर्क है? पाई टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। तो या तो हम टी को पाई में कन्वर्ट कर ले, या तो हम पाई को किस में कन्वर्ट कर ले? टी में कन्वर्ट कर ले। अगर हम ऐसा करते हैं तो टी के से पाई के कन्वर्जन में हमको एक रिडक्शन मिलेगा और वैसे ही पाई से टी के कन्वर्जन में भी हमको क्या मिलेगा? रिडक्शन मिलेगा। देखते हैं वो रिडक्शन किस तरीके से होगा। अब आप फ्री हैं ये सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को अपने तरीके से। आप टी टू पाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और पाई टू टी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ पाई टू टी कन्वर्जन का फॉर्मूला, ठीक है। तो पाई टू टी कन्वर्जन मतलब मैं ये वाला जो पाई नेटवर्क है, ये जो पाई नेटवर्क है, इस पाई नेटवर्क को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा टी नेटवर्क में, ठीक। तो लेट अस ड्रॉ दैट पाई नेटवर्क अगेन। तो ये है मेरा पाई नेटवर्क, दिस इज माय पाई नेटवर्क। और इस पाई नेटवर्क में कौन कौन से रेजिस्टेंस है? एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक टी नेटवर्क में। तो टी नेटवर्क कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। जब फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग तो टी नेटवर्क का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? एक डॉटेड, आप एक रेजिस्टेंस शो कीजिए, इसके बीच में एक डॉटेड रेजिस्टेंस यहाँ पे आप शो कीजिए और वैसे ही एक डॉटेड रेजिस्टेंस आप यहाँ पे शो कीजिए। तो एक रेजिस्टेंस आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा, एक इन दोनों के बीच में मिलेगा और एक इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको? मैंने ये बोला था कि आप इन दोनों को एक वायर के जैसे ट्रीट कीजिए और आपस में पुल कीजिए, पुल करके आप इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो मुझे अगर इन दोनों वायर्स को ज्वाइन करना है तो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई, और बाकी सबको क्या कर रहा हूँ? ऐड। तो अगर मुझे यहाँ वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेट अस से दिस इज R1 और ये है R1। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो क्या होगा फॉर्मूला? इट विल बी R1 इक्वल्स टू 1 × 2 डिवाइडेड बाई सारे रेजिस्टेंसेस का समेशन। तो 1 + 2 + 1/2। तो 1 + 2 + 1/2 एलसीएम निकालिए। 2 2 2 = 4, 4 + 2 6, 7/2 और ये हो गया 2। तो 2 × 2/7, तो यहाँ से मिलता है मुझे 4/7 ओम्स, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, सॉल्यूशन कोई डिफिकल्ट नहीं है। वैसे ही है R2 किसके बीच में मिलेगा मुझे? लेट अस से कि इसके बीच में मुझे R2 निकालना है, ये है मेरा R2। तो R2 किसके बीच में? 1 × 1/2 के बीच में। तो 1 × 1/2, ये तो फिक्स रहने वाला है, ये डिनोमिनेटर हमेशा फिक्स रहने वाला है और हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया है 7/2, ठीक है। तो 7/2 का कैलकुलेशन कर लिया तो ये आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा 1/7 ओम्स, ओके। एंड देन लास्ट जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा वो है R3 और R3 किसके बीच में निकलने वाला है? इन दोनों के बीच में निकलने वाला है, मतलब 2 और 1/2 के बीच में निकलने वाला है।
तो 2 इंटू 1/2 कर देंगे। अच्छा, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। R1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4/7 ओम्स, R2 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 1/7 ओम्स। हम लोग जा रहे हैं R3 के कैलकुलेशन में। तो R3 2 और 1/2 यहाँ से निकल जाएगा और फिर से समेशन जो है 7/2 ही आना है। अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो रिजल्ट है वो आएगा 2/7। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमने निकाल लिए। R3 की वैल्यू आ गई 2/7। तो 4/7, 1/7 और 2/7 ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब ये जो T नेटवर्क है ये एज इट इज उठा के मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वाले ओरिजिनल नेटवर्क में, और ये देखूंगा कि क्या कोई रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में आ रहा है जो ऑलरेडी दूसरा एग्जिस्टेंस रेजिस्टेंस है उसके साथ। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर हम लोग रीड्रॉ करें तो ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। पहले से ही एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है सर्किट में और वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अभी हमने एक T नेटवर्क बना लिया है। ठीक, दिस T नेटवर्क वी हैव प्लॉटेड। तो ये हो गया वो T नेटवर्क जो हमने प्लॉट किया। उस T नेटवर्क को एज इट इज आपको इस पाई को इस T से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। नाउ दिस विल बी 4/7, this will be 1/7 as it is, this will be 2/7 ohms। बाकी सारी वैल्यूज को आप लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये वही I1 है, यहाँ से वही I2 आ रहा है और ये वही प्लस माइनस क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं आपस में, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में होते तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते, लेकिन क्योंकि हमने पाई को T में कन्वर्ट किया है तो इस तरीके का जो नेटवर्क बना है उसमें ये दोनों रेजिस्टेंस हमको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होते हैं, सिंपली ऐड। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, वो होगी 11/7। तो एक 11/7 ओम का रेजिस्टेंस, एक 1/7 ओम का रेजिस्टेंस और एक 2/7 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस को ग्रुप कर दिया मैंने, 11/7, 1/7, 2/7। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, जब आप इस बार आप काउंट करने की कोशिश करेंगे, लेट मी रिप्लेस दिस रेजिस्टेंस बाय द सिंगल रेजिस्टेंस। हम लोगों को ये तो समझ लिया कि दोनों सीरीज में और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको क्यों ना रिप्लेस कर लिया जाए। तो ये हो जाता है 11/7, 11/7। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मेरे लिए ज्यादा इजी है कि नोड कम है या लूप कम है। अब मैश कम है। ठीक है, तो मैश में देखिए ये पहला मैश है मेरा और ये दूसरा मैश है, दो ही मैश है, दूसरे के अलावा तीसरा मैश नहीं है। अब चलो नोड में आते हैं। नोड में दिस इज माय फर्स्ट नोड। अब क्योंकि एक रेजिस्टेंस है तो दिस इज माय सेकंड नोड, फिर एक रेजिस्टेंस है, दिस विल बी माय थर्ड नोड। और नाउ नोड इज ग्रेटर देन लूप। ये वाले केस में जब मैं इस तरीके का कन्वर्जन करता हूं तो नोड जो है वो लूप से ग्रेटर है। अब फंडा क्या याद रखना है आपको, इससे आउटकम क्या निकाल के रखना है आपको। ठीक, जब भी मैं पाई को T में कन्वर्ट करूंगा, रिमेंबर दिस, अंडरलाइन दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट, जब भी मैं पाई को T में कन्वर्ट करूंगा नोड जो है वो लूप से ज्यादा होंगे, या दूसरे लैंग्वेज में हम इसको कंसिडर कर लें कि लूप जो है वो रिड्यूस हो जाता है जब हम T को पाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, और अगर हम पाई को T में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये जो पाई नेटवर्क था उसको जब हमने T में कन्वर्ट किया तो नंबर ऑफ लूप क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अगर हम उल्टा कन्वर्जन कर रहे होते, अगर इस T को किस में कन्वर्ट कर रहे होते, पाई में कन्वर्ट कर रहे होते, तो उस केस में नोड जो है वो लेस होता है किससे, लूप से। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा एनालिसिस करना है। आउटकम सिर्फ यही निकलता है कि T टू पाई कन्वर्जन में नोड कम होते हैं और पाई टू T कन्वर्जन में लूप कम होते हैं। ठीक है, सिर्फ यही आपको ध्यान में लेकर चलना है। अब कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लूप जो है वो लेस है किससे, नोड से। तो हमको कौन सा एनालिसिस कर लेना है, मैश एनालिसिस कर लेना है, मतलब वही KVL अप्लाई कर लेना है। और KVL अप्लाई करके अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है, तो Y और Z पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट दी Y एंड Z पैरामीटर। तो आपको ये पता है, मैंने बताया भी है कि जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो उसका जो इक्वेशन है वो सीधे रिलेट किससे हो जाता है, Z पैरामीटर से रिलेट हो जाता है। तो हम लोग Z पैरामीटर से ही रिलेट करता हुआ KVL का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका V1 है, अब मैं सीधे लिख रहा हूं, कोई माइनस प्लस ना लिख के सीधे V1 इक्वल्स टू 11/7 I1, दिस इज 11/7 I1 प्लस ये 2/7 कॉमन है, 2/7 और डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। पिछले बार भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्शन तो चेंज है नहीं। I1 यहाँ से आ रहा है और I2 कहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है। तो I1 प्लस I2 ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, 2 पोर्ट में, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक,
तो ये डायरेक्शन हो गया। तो V1 इक्वल्स टू 11/7I1 और 2/7I1 कितना आ जाएगा भाई 13/7I1 प्लस 2/7I2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग सेकंड लूप की तरफ चलते हैं। सेकंड लूप किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे V2 के अकॉर्डिंग। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/7I2 प्लस 2/7I1 प्लस I2। फिर से 2/7 कॉमन है और 1/7 वहां से, तो V2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसको I1 को पहले लिख लेते हैं। तो 2/7I1 यहां से मिल गया मुझे, और यहां से 2/7 1/7 मतलब 3/7I2 यहां से मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिफोर कंपैरिजन। कभी भी डायरेक्टली कंपेयर करके आपको रिजल्ट नहीं लिखना है एग्जाम में, हमेशा आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो Z पैरामीटर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है V1 इक्वल्स टू Z11I1 प्लस Z12I2 और V2 इक्वल्स टू Z21I1 प्लस Z22I2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस कंपैरिजन से आप देख सकते हैं, आप V1 को अगेन V1 से कंपेयर करा लेंगे और जो V2 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2, ये जो है वो कंपेयर हो जाएगा इस V2 की वैल्यू से। तो इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कराएंगे और Z11, Z12, Z21 और Z22 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको रख कर देता हूँ। तो क्या क्या वैल्यू मिल रही है हमको मिल रहा है Z11, मैं सीधे मैट्रिक्स के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, Z का जो मैट्रिक्स है मैं सीधे वो ड्रॉ कर रहा हूँ। Z11, Z12, Z21 और Z22। Z11 कितना मिल रहा है, Z11 है 13/7, तो ये हो गया 13/7 ohms। वैसे ही Z12 कितना मिला है 2/7 ohms, तो ये है 2/7 ohms। ठीक, Z21 कितना मिला है अगेन 2/7 ohms, 2/7 ohms। ठीक है, और Z22 कितना मिला है 3/7 ohms, 3/7 ohms। ठीक, तो ये हो गया मेरा Z पैरामीटर का मैट्रिक्स। एक बार अगर आपने Z पैरामीटर निकाल लिया तो हमको इंटर रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है और Z से क्या कैलकुलेट कर लेना है, Y पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेना है। अब Z से Y पैरामीटर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या है उसका, आपको Y पैरामीटर निकालना है और आपने Z ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो मैंने बताया था कि आप ये दोनों डायगोनल को क्या कर लो, आपस में एक्सचेंज कर लो। ये दोनों डायगोनल को हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो करते हैं कोशिश कैलकुलेट करने की। तो 3/7 और 13/7 आपस में एक्सचेंज कर लीजिए। 3/7 यहाँ पे लिख लीजिए और 13/7 यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर। नाउ 2/7 एज इट इज रहेगा, बट विथ अ माइनस साइन। एक माइनस साइन आप वहां पे इंट्रोड्यूस कर लीजिए। तो ये हो गया -2/7 और ये है -2/7। नाउ इट इज क्लियर। अब इन सारी वैल्यूज को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डेल ऑफ Z से। डेल ऑफ Z मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ जो ऊपर वाला हम लोगों ने मैट्रिक्स निकाला है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। डेल ऑफ Z सब में कॉमन रहने वाला है, डेल ऑफ Z। ठीक है, अब डेल ऑफ Z क्या होता है, डेल ऑफ Z इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो यहां से मुझे डेल ऑफ Z कैलकुलेट कर लेना है। तो डेल ऑफ Z हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 13/7 इंटू 3/7, ठीक है, माइनस 2/7 और 2/7, 2/7 इंटू 2/7। ठीक, ये ध्यान में रखना कि ये माइनस साइन जो है वो इस फॉर्मूले के लिए है। ठीक है, इसमें कोई माइनस साइन नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। हमको जैसा हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसा ही हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, तो 13/7 इसमें आप इतना माइनस कर दीजिए। क्या इसका आंसर निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये हो गया डेल ऑफ Z इक्वल्स टू 13 3 हो गया 39, 39/49 माइनस 4/49। तो 39 माइनस 4 हो गया आपका 35/49, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/7। तो 5/7 जो है वो डिटर्मिनेंट निकल गया किसका, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। अब आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, ये फॉर्मूला है आपके पास। डिटर्मिनेंट को पुट करते जाइए और वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाइए। ठीक है, तो जब हम डिटर्मिनेंट को पुट कर देंगे तो फाइनली हमको डेल ऑफ y कैसे मिलने, डेल ऑफ y बोल रहा हूँ, y पैरामीटर कैसे मिलने वाला है उसको भी कैलकुलेट करके देखिए। ठीक, तो 3/7 अपॉन 5/7 तो लिखते जाते हैं। 3/7 अपॉन 5/7 मतलब 7/5। ठीक है, वैसे ही वहां पे -2/7 अपॉन 5/7 मतलब अगेन 7/5। ठीक,
और वैसे ही यहाँ पे माइनस फिर से 2/7 है इंटू 7/5 है, और यहाँ से 13/7 इंटू 7/5। तो ये मेरा मैट्रिक्स कुछ बनता हुआ दिख रहा है वाई पैरामीटर का। तो यहाँ से ये 7 सारे कैंसिल होने वाले हैं, और मेरे पास फाइनली क्या आंसर आने वाला है वाई पैरामीटर का। वाई पैरामीटर का आंसर आ गया 3/5। इस बार हम लोग लिखेंगे ओम इनवर्स। ये हो गया -2/5 अगेन ओम इनवर्स, और ये हो गया -2/5 अगेन ओम इनवर्स, और ये 13/5 अगेन ओम इनवर्स। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कैलकुलेशन सही किया था। जिसको मैंने जितने भी लोगों को मैंने टास्क दिया था, आप लोग आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, और जिसको नहीं समझ में आया था आप इस प्रोसेस को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने Z पैरामीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम उल्टा एनालिसिस कर रहे होते, अगर मैंने पाई को टी में कन्वर्ट करने की बजाय टी को किस में कन्वर्ट किया होता, पाई में, तब मैं नोडल इक्वेशन से उसको सॉल्व कर रहा होता, और जब मैं नोडल इक्वेशन लगाता तो मैं पहले वाई पैरामीटर कैलकुलेट किया होता। ठीक, तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वाई पैरामीटर कैलकुलेट किया है तो भी आंसर यही आएगा, और जब आप उसको जेड में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय एनी प्रोसेस, वेदर टू T to पाई और पाई टू T, you will get this answer. So this is the 11.3 of your book. Thanks for watching.